हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूपीट्रिपलएससी एएनएम जीएनएम और जो भी नर्स के एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। सो अभी जो मैं यहाँ पर सेशन ले रही हूँ वो सेशन है प्रैक्टिस सेट के। मैंने आपको थ्योरी के भी कई सारे वीडियोज प्रोवाइड कर रखे हैं और ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाने हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो तो यूथ पब्लिकेशन से या फिर घटना चक्र से, इन सब पब्लिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सब मिक्सड अप हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका कोई भी एग्जाम होगा अप्रॉक्सीमेटली जो भी नर्स या मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सब में ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल फंसने वाले हैं। तो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 50-50 क्वेश्चंस के प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ये प्रैक्टिस सेट 2 है जिसका ये पार्ट 1 है जिसमें मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कराऊंगी। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियोस ज़्यादा कुछ लंबे होते होंगे। मुझे लगता है 24-25 मिनट में अगर आपको 50 क्वेश्चन पता चल रहे हैं तो क्या ही जा रहा है। जब भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत आप उसको देख लो, भले फास्ट मोड पे लगा लो। कैसे फास्ट मोड पे लगाते हैं, ऊपर सेटिंग में जा करके आप उसको जो वॉइस होती है उसको जल्दी जल्दी में लगा सकते हो। तो वैसे भी आप देख सकते हो। देखो आपका एग्जाम जो है ना आपका आने वाला है, नज़दीक है। 1-2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। मार्च में तो डेफिनेटली मैं अगर बोलूँ जितना एक्सपीरियंस है तो मार्च में तो आपका एग्जाम होना ही होना है। तो आप सभी को मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ अगर हमारे वीडियोज़ देख लोगे, आपने सिर्फ जितना मैंने बनाया है वीडियो प्लेलिस्ट आप देखोगे उस पर ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है, कुछ वीडियोज़ हैं लेकिन बिल्कुल ठोस और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। अगर आपने इतने ही वीडियोज़ देख लिए तो आपका यूपीट्रिपलएससी एएनएम का एग्जाम पक्का निकल जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, बस यहाँ पे जो बता रही हूँ मैं वो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नवजात शिशु में विटामिन के का, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो महिलाएं आपको आता है। हमारे जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं डेली लाइफ की, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं उन सब से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपको भी आता है, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, तो नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन किस जगह पर लगाया जाता है? तो जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, तो विटामिन के देने पर उनमें सबसे विश्वसनीय तरीका क्या होता है? विश्वसनीय तरीका पैर की जो मांसपेशी होती है मतलब जांघ के बीच में इंजेक्शन दिया जाता है और बच्चों को मुंह के द्वारा भी विटामिन के देना संभव है जो जन्म के बाद में दिया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो जांघ के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवा एथम्ब्यूटॉल का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? तो देखो एथम्ब्यूटॉल दवाई जो है इसके साइड इफेक्ट की अगर बात करोगे तो ये हमारा एथम्ब्यूटॉल जो है ये आंख के पीछे सूजन आ जाती है। ठीक है, आंख के पीछे पीछे सूजन आ जाती है, उस टाइम पर ये इंसान इसको उपयोग में लाता है। ठीक है, तो बोला गया इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है? तो हमारी दृष्टि जो है ना वो धुंधली, मतलब हमें धुंधला दिखाई देना पड़ सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर ऑप्टिक, देखो ऑप्टिक का मतलब आप किसी चश्मे वाली दुकान को देखोगे तो लिखा ही होता है ऑप्टिकल्स, आंखों से रिलेटेड है ना। तो इसलिए ऑप्टिक न्यूराइटिस नाम का साइड इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि वैक्सीन वॉयल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो वैक्सीन वॉयल मॉनिटर को हम वीवीएम बोलते हैं। ये एक लेबल होता है जो शीशी पर लगाया जाता है और वो शीशी पर इसलिए लगाया जाता है जिससे कि उसके अंदर जो भी चीज़ है उसका तापमान पता चले। ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया गया है। हम तापमान टेम्परेचर देखते हैं तो गर्मी टेम्परेचर है। नेक्स्ट है कि कौन सी दवा पीडीए को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो अगर दवाई के लिए बात करोगे तो यहाँ पर जो इंडोमिथैसिन है, इंडोमिथैसिन दवाई हमारी पीडीए को बंद करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिसमें डक्टस ऑर्टियोसिस जन्म के बाद बंद होने में विफल रहता है। तो ये क्या है, ये एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई होती है। इसका उपयोग आमतौर पर बुखार, दर्द, जकड़न, सूजन इसको कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि क्या है? देखो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है इसके उपचार के लिए पसंदीदा औषधि जो है ये नाइट्रोप्रोसाइड है। नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का उपयोग घातक उच्च रक्तदाब वाले रोगियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 से 10 मिनट के अंदर असर अपना कर देता है और समस्या दूर होने लग जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों में कृमि रोग का मतलब ही होता है केचुआ टाइप, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक कितनी होनी चाहिए? तो जो बच्चों को, जो जानवर और मनुष्य होते हैं उनमें कीड़े से रिलेटेड जो भी होता है, पेट में केचुए होने लग जाते हैं, है ना, जो कीड़े बच्चों के निकलते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं कृमि रोग। तो किशोरों में कृमि रोग रोकने के लिए एल्बेंडाजोल की 400 mg की खुराक देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि माताओं के 25% मौतों का या मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, मातृ मृत्यु का? तो देखो, प्रसूति रक्तावस्था। प्रसूति रक्तस्राव का मतलब होता है जो गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान होता है, या फिर रक्तस्राव बाहर भी होता है, कभी कभी अंदर भी होता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। तो उस टाइम पर 25% महिलाओं की मृत्यु इससे भी होती है, ये चीज बोला गया है। मतलब जो जन्म के टाइम पर जो बहुत खून निकलता है। पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। देखो देखो, फंजाई भी मर जाएगा, कीटाणु होगा, प्रोटोजोआ भी मर जाएगा, बैक्टीरिया। लेकिन स्पोर्स तो भैया देखो थोड़े से बड़े बड़े से होते हैं। अगर हम पानी में चना डाल दें, उसको उबालते रहें तो क्या पानी में चना घुल जाएगा? बीजाणु नहीं घुलेगा, तो बीजाणु अनघुलनशील है। सिफिलिस किस सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होती है? तो अगर सिफिलिस की बात करेंगे तो ट्रिपेनोमा पैलिडम। तो सिफिलिस टी पैलिडम बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला एक संक्रमण है, और यह एक यौन से रिलेटेड दिक्कत करता है, मतलब यौन संबंधित संक्रमण होता है, ठीक है। तो इस टाइम पर यौन संपर्क, मतलब आपको यौन संपर्क में नहीं आना चाहिए अगर ये संक्रमण होता है। नेक्स्ट है कि एड्स रोग की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा करी जाती है? तो देखो, जो एड्स होता है ना, उसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग के द्वारा परीक्षण किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बाद ही एलिजा परीक्षण को कंफर्म किया जाता है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग से एड्स, अगर देखोगे ना, तो जो एड्स मतलब HIV जो है, HIV भी बोलते हैं इसको, ये एक रोग नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लोग, इंसान जो है ना, वो अपने अंदर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है, खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पर बीमारियां बहुत सारी आने लग जाती हैं। तो वही चीज के लिए कौन परीक्षण करा जाएगा जिससे पता चल जाए? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट है कि माला डी की मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्न शामिल है। तो देखो, माला डी जो है, माला डी की मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन की गोलियां शामिल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि दर्दयुक्त मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो मासिक धर्म चक्र होता है हमारे अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? तो अगर दर्द होता है तो देखो डिस्मेनोरिया बोलते हैं। अगर मेनोरेजिया हम बोलेंगे तो इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा खून निकलता है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है। एमेनोरिया हम तब बोलते हैं जब हमारा मासिक चक्र बंद हो जाता है, और मेटोर्जिया हम तब बोलते हैं जब 2 मासिक चक्रों के बीच का रक्तस्राव बदलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट, बाइनोविलर। देखो बेटा, बाई या फिर डाई, इन दोनों का मतलब होता है 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ जुड़वा, बाइनोविलर जुड़वा कब बनते हैं? तो बाइनोविलर, देखो हम आपको एक चीज समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिएगा कि एक ही गर्भावस्था के दौरान, अगर हम बात करेंगे कि एक ही गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाली 2 संतानों को जुड़वा संतान कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति में जुड़वा बच्चे जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं? अलग अलग पुरुषों के शुक्राणु से 2 अलग अलग तरह के जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, मतलब उनका अलग अलग 2 ओवम होगा और 2 स्पर्मेटोजोआ होगा, ठीक है। और दूसरा एक ये है कि हाँ, एक ही इंसान से, एक ही पुरुष के स्पर्म के होने से जो औरत है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो क्या होता है, 2 कोशिकाओं में उसका स्पर्म चला जाता है। इसमें क्या 2 इंसान पहले से ही हैं, तो 2 कंडीशन में होता है, ठीक है। तो अगर 2 स्पर्म और 2 ओवम है, तब हम बोल सकते हैं कि ये बाइनोविलर है, क्योंकि हमने 2 की बात करी। अगर मोनोविलर लिखा होता तो मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, तो वो 1 वाला होता कि एक ही इंसान ने किया। नेक्स्ट है कि प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण कितने घंटे तक चलता है? देखो, पहला अगर जन्म होगा तो थोड़ा टाइम लगता है, 11 घंटे, तो 10 से 14 घंटा, इतना याद रखना। अगर बीच में आ जाए इंसान में, एग्जाम में गड़बड़ ना करके आना, 10 से 14 घंटा, 10 आए, 11 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, तो उसमें कोई भी टिक करके आ जाना, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरे कंडीशन में 6 से 7 घंटे लगता है, ठीक है। तो पहला जन्म में 10 से 14 घंटा लगता है। नेक्स्ट है कि 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है? तो 28 दिन के अंडाशयी चक्र में जो अंड जनन है वो 14वें दिन पे होता है, ठीक है। देखो, जो स्त्रियों में अंड जनन है, अंडाशयों और गर्भाशय में कई तरह के परिवर्तनों
से होता है उसी को हम मासिक चक्र बोलते हैं। तो मनुष्य के हाइपोथैलेमस जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस में बेटा एक पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि और स्वयं अंडाशय द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है इस चक्र को कंट्रोल में करता है, ठीक है। तो इस चक्र में क्या होता है, 24 से 35 दिन, मतलब 20 दिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन तक ये होता है। वैसे औसतन 28 दिन के बीच में इसको गिना जाता है, ठीक है। तो ये 12 से 14 दिन के बाद ही अंडाशय से अंडा निकल आता है। तो हम यहाँ पे 14 दिन लगाएंगे और ये ज़्यादातर 4 से 5 दिन रहता है। कोरल एट्रीजिया क्या है, तो अगर हम कोरल एट्रीजिया की बात करेंगे तो ये नेसोफेरिंक्स की एक जन्मजात बाधा होती है, ठीक है। तो नेसोफेरिंक्स की जन्मजात बाधा होती है जो ज़्यादातर कहाँ होती है, शिशुओं में ये स्थिति पाई जाती है। ज़्यादातर उनके नाक का पिछला हिस्सा जो है वो सूजन आ जाती है और उस टाइम पर वो सांस नहीं ले पाती हैं, तो ये कंडीशन उस टाइम पर होती है। नेक्स्ट है कि एक्लेम्सिया में कन्वल्शंस के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से पसंद की जाने वाली दवाई कौन सी है, तो बेटा उस टाइम पर मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करके एक बेसिकली ये ड्रग्स होता है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को दे देते हैं जिससे कि उसके अंदर की जो समस्या है वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो जाए। नेक्स्ट है कि हिपैरिन के लिए एंटीडोट क्या है, तो अगर हिपैरिन की बात करोगे तो हिपैरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है, ठीक है। तो रुधिर में मतलब ब्लड में प्रोटीन और हिपैरिन तरह के प्राकृतिक प्रतिस्कंदन होते हैं जो रुधिर वाहिनी में रुधिर के जो थक्का बनता है उसको रोकता है। तो प्रोटामिन सल्फेट जन्म के दौरान और हृदय शल्य चिकित्सा के दौरान हिपैरिन के जो भी इफेक्ट होते हैं उनको उलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होगा। नेक्स्ट, गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत मतलब धक 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 जो होती है गर्भावस्था में इंसान का कितना बीट होता है। जैसे अगर सामान्य इंसान की बात करेंगे तो 1 मिनट में 60 से 72 बार वो धड़कता है, लेकिन जब गर्भावस्था के टाइम पे भ्रूण की हृदय गति समझोगे तो बेटा वो 110 से 160 तक होता है। और बेटा एक बात और लिख लेना कि 3 महीने तक के बच्चे की हृदय गति जो है वो 100 से 150 बीट्स प्रति मिनट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है। तो प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना नैजल के नियम के द्वारा करी जाती है। इन्होंने ही बताया था कि भैया 8 से 9 महीने पे आपको डिलीवरी करानी है। नेक्स्ट है कि नवजात पुनर्जीवित की जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय किसी। देखो बैग, मास्क, समय इन सबको जांचना चाहिए कि हाँ भैया फेस मास्क का आकार सही है कि नहीं है, फुलाव के लिए बैग है कि नहीं है, अगर बच्चा उस टाइम पर कोई दिक्कत हुआ और पर्याप्त दाब उसको हम देंगे या नहीं देंगे। लेकिन सक्शन कैथेटर एक नली टाइप का होता है जिससे अंदर के पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो यही एक ऐसा है जिसको नहीं देखा जाता है नवजात जब बच्चा पैदा होने वाला है उस टाइम पर। नेक्स्ट, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो। तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना जाना चाहिए जब उसको फोटोथेरेपी मिल रही हो, ठीक है। तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम एक चिकित्सीय जटिलता की स्थिति होती है जो हाइपर बिलिरुबिनिया मतलब नवजात पीलिया से पीड़ित नवजातों में देखी जाती है और इससे पीड़ित बच्चे की जो त्वचा है वो सीरम और यूरिन ग्रे ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो ये फोटोथेरेपी के दौरान हम ये देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की सामान्य जगह क्या है, तो देखो वो उसकी सामान्य जगह पाउच ऑफ डगलस है। तो यह स्थित ऊतक जो आमतौर पर महिला के गर्भाशय के अंदर पाए जाते हैं वह गर्भाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और पेल्विक श्रोणि जैसे अन्य क्षेत्रों में बढ़ जाता है। और इनके प्रमुख लक्षण होते हैं कि मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा ऐंठन होएगी, बहुत दर्द होगा, उल्टी पल्टी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मात्र एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। तो जब मात्र एंटीबॉडी को प्लेसेंटा के माध्यम से अथवा कृत्रिम रूप से भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब कि पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं,
ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो यानी सक्रिय प्रतिरक्षा ये तब विकसित होती है जब किसी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में जो भी एंटीबॉडी बनती है उसको हम एक्टिव बोलते हैं, और निगेटिव निष्क्रिय हम कब बोलते हैं, जब हम गर्भनाल के माध्यम से आजन्मे बच्चे में मात्र एंटीबॉडी का संचरण करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है। तो देखो अगर इस टाइम पर देखोगे तो वैसेक्टोमी देखो ये वैसेक्टोमी का मतलब होता है नसबंदी। अगर भैया कम करना है ना, जन्म को कम करना है तो नसबंदी करा लो, बात खत्म। नेक्स्ट है कि मानव दूध में प्रचुर मात्रा में क्या है, सिवाय किस चीज के, देखो आयरन नहीं होता है, आयरन नहीं होता, और ये सारी चीजें मानव दूध में रहती हैं। किस वर्ष CSSM का मतलब होता है चाइल्ड सर्वाइवल, ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, मतलब मम्मी का होना, मदरहुड। तो इसमें बच्चे की देखरेख और माता की देखरेख और उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं वो दी जानी चाहिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि बच्चों के लिए, निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है। तो ये विटामिन ए की खुराक 5 साल तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दी जाती है। नेक्स्ट कि सूक्ष्म जीवों के प्रसार, मतलब बहुत ज्यादा फैले ना बैक्टीरिया वगैरह, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो मास्क लगाओगे तो हाथों की जरूरत पड़ेगी, ग्लव्स लगाओगे हाथों की जरूरत पड़ेगी, हाथों की स्वच्छता बिल्कुल सही, पहले हाथ साफ करो तब गाउन पहनो, तब मास्क लगाओ, तब ग्लव्स पहनो। हाथ ही नहीं साफ रहेंगे तो क्या ही मतलब है। साइको पूछा गया है, साइकोसेक्सुअल विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया। तो अगर आप सीटेट पढ़े होगे तो आपको पता होगा सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने बताया कि जो बच्चा होता है उसके अंदर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक विकास होता है, और ये मनोवैज्ञानिक विकास 5 चरणों में कंप्लीट होता है। एक मौखिक, गुदा, फॉलिक, विलंबता और जननांग, ये 5 हैं। पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को हम न्यूमेक्टॉमी बोलते हैं। पूरी तरह से फेफड़ा निकाल दिया जाए तो हम इसको न्यूमेक्टॉमी बोलते हैं, और इसी विधि के द्वारा फेफड़े के कैंसर को भी ठीक किया जाता है। तंबाकू चबाने से क्या होगा, सिंपल सी बात है भैया, मुंह का कैंसर बन जाएगा। इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है, तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर बन जाता है। मुंह के किसी भी हिस्से में जो भी कैंसर होगा उसको हम मुंह का कैंसर कहते हैं, और कैंसर की शुरुआत में मुंह के अंदर सफेद छाले, छोटे छोटे घाव होना शुरू होते हैं, जिसके कारण मुंह में दुर्गंध आने लग जाती है, आवाज में बदलाव होने लग जाते हैं, और कुछ निगलने में तकलीफ भी होती है, तो उसी को हम मुंह का कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव आसानी से जागरूकता तक नहीं पहुंचता है। तो अचेतन, मतलब देखो अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, जब बहुत सक्रिय अवस्था होती है उसको हम चेतना बोलते, बहुत चेतन मन से, लेकिन बोला गया है कि जागरूक नहीं पहुंच हो रहा है, आसानी से जागरूकता नहीं पहुंच पाती है, उसको हम अचेतन, अनकॉन्शियस बोलते हैं। देखो हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे क्योंकि इसमें हमें नहीं लगता कि कोई इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन है, जो टफ है हम उसको देखो समझा भी दे रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं अच्छे से आप लोग समझ के फटाफट क्वेश्चन कम टाइम में कर डालो। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है। तो भैया अगर बात करोगे तो जो खसरा है, एक खसरा होता है, एक कंठमाला होता है, कंठमाला, लाइव वायरस, और एक होता है रूबेला, ठीक है, रूबेला। ये कुछ 3 ऐसे हैं जिनको जीवित टीके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक पहचाना रोगजनक वायरस जिससे दस्त होता है। तो देखो दस्त रोटा वायरस से होता है, साल्मोनेला से तो बुखार टाइफाइड होता है, तो दस्त रोटा वायरस से होता है। नेक्स्ट, कड़वे स्वाद का अनुभव जीभ का कौन सा भाग देता है। तो देखो जीभ का आगे का भाग, पीछे का भाग, ऊपर का भाग या नीचे का भाग। तो अगर देखोगे तो बेटा जीभ भोजन को चबाने और निगलने और स्वाद देने के लिए काम आती है। ऊपरी हिस्सा स्वाद कलिकाएं, मतलब स्वाद को पता लगाती हैं। तो आगे का भाग बेटा मीठापन बताता है, ठीक है, मीठापन आगे का भाग। पीछे वाला भाग जो है वो कड़वा चीज बताता है, तो कौन सा, जीभ के पीछे वाला भाग। और बगल वाले भाग से खट्टा, देखो इमली वगैरह खाओगे तो साइड में ही चला जाता है ऑटोमेटिक, बीच से ज्यादा नहीं खा पाओगे, साइड में ही जाने का मन होता है कि हाँ हम पीछे ले जाएं, क्योंकि वहां से टेस्ट आता है।
जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? देखो, जब हमें पता ही नहीं है तो उसको हम प्राथमिक उच्च रक्तचाप बोलते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन की प्रक्रिया शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है? तो सिंपल सी बात है भैया, जब सांस लोगे तो फेफड़े तो जरूरत पड़ेंगे ही। नेक्स्ट है कि बिलीरुबिन का निर्माण कैसे होता है? बिलीरुबिन का निर्माण अगर बात करोगे तो भैया हीम से होता है। हीम बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन एक पीले रंग का यौगिक होता है जो कशेरुकियों में हीम के अपचायी विभाजन से बनता है, जो लाल रक्त कोशिका का एक प्रमुख घटक होता है। हीम का मतलब ही बेटा लाल होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है। शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है बेटा? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जो शरीर के कई सारी क्रियाएं, जैसे शरीर के बाहरी अंदरी वातावरण में जो भी सूचना, दाब, ताप, हार्मोन, इन सब के बारे में कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो मस्तिष्क में होगा तो जरूर ही कंट्रोल करेगा। नाखून, पंजे और खुर कब बनते हैं? तो नाखून, पंजे और खुर हमारे हड्डियों से, बोन से बनते हैं। नाखून, पंजे, खुर केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और केराटिन नामक प्रोटीन बेटा इन हड्डियों से बने होते हैं। ठीक, तो वयस्क मानव के शरीर में हड्डियां 206 होती हैं और बच्चे में 306 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो देखो, पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में निषेचन होता है? मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बच्चे होने के लिए वहां पर काम होता है। तो वो बेटा एम्पुला में, मतलब कि जो हमारा निषेचन है वो फैलोपियन नलिका में होता है और ये बेसिकली कहाँ पर होगा? ये एम्पुला में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम्पुला भाग जिसको हम कलशिका बोलते हैं, इसी कलशिका एम्पुला में निषेचन का कार्य किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग क्या है? तो भैया ये तो बहुत ही इजी है, सबसे बड़ा हमारे पूरे शरीर में त्वचा ही है हमारी। आनुवंशिकी के जनक, देखो सारा काम किया धराया हमारे मेंडल जी का है, सारा आनुवंशिकी के काम उन्होंने ही किया है। नेक्स्ट है गैर पौष्टिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पेंट आदि खाने से होने वाला एक आहार विकार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो अगर इसकी बात करोगे तो पाइका शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो बर्फ, चिकनी मिट्टी, पेंट या फिर कागज जैसी चीजों को खाने का लालच रखते हैं। ठीक है, या एक प्रकार का रोग होता है जो किसी बीमारी के दौरान ही होता है और या किसी दूसरी वजह, या कोई तनाव हो गया या पोषक तत्वों की कमी हो गई या फिर गर्भावस्था की स्थिति होती, तो उस टाइम पे मन होता है मिट्टी खा लें, चिकनी मिट्टी खा लें, कागज खा लें, है ना, तो पाइका की स्थिति होती है। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 की पूर्ति के लिए रोगी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या भोज्य पदार्थ बताएगी? तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो भैया जो भी दूध से रिलेटेड होगा वही बताएगी, क्योंकि B12 बोला गया। और B12 की अगर बात करोगे तो B12 को हम साइनो कोबालामिन भी बोलते हैं, कोबालामिन भी बोलते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा एकलौता विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक विटामिन होता है। ठीक है, तो इसकी कमी से कमजोरी, जल्दी थक जाना, आलस, रक्त की कमी, कमजोरियां होना, ये सब होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो B12 के स्रोत होते हैं वो पनीर, मक्खन, दही, जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के कार्यशील इकाई क्या है? तो प्रोटीन की कार्यशील इकाई अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यह केवल अमीनो अम्ल द्वारा होता है और संयुक्त प्रोटीन के गठन में अमीनो अम्ल के साथ बहुत सारे पदार्थ भी मिले होते हैं। नेक्स्ट, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो बेटा पेलाग्रा जो है वो नियासिन कमी के कारण होता है। नियासिन, पेलाग्रा रोग नियासिन विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन B3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कि किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसको आप ग्वाइटर बोलते हो? ठीक है, ग्वाइटर। तो ग्वाइटर रोग हमारा बेसिकली आयोडीन की कमी से होता है। ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये घेंघा रोग ग्वाइटर की कमी से होता है। तो ये बच्चों आपके 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, और हम आपको डेफिनेटली बोलेंगे, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो पक्का से पक्का आपका ANM का पेपर तो अंकिता अवस्थी निकलवा देंगी। ठीक है,
कोई बात नहीं, आप देख सकते हो भैया पिछले सन 2022 में भी कई सारी महिलाओं का हुआ है, और जो उस टाइम पे प्रिपरेशन कर रही थी, कुछ जिनका जिनका नहीं हुआ वो फिर से पढ़ाई कर रही हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी का हो जाए, अच्छी बात है। अगर आपको मुझसे कंटिन्यू ऐड होना है, अगर आपको ऑनलाइन लेना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको अगर ऐड होना है तो आप ऐड हो जाइएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ गूगल मीट पे, तो आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी बतानी रह गई हैं, जो कि एग्ज़ाम तक हम ज़रूर से बताते रहेंगे हर दिन। बाय बाय।